दिल्ली ग्रेटर कैलाश की एक लाविश कोठी यानी कि अनिका का घर किसी दुल्हन की तरह सजा था। आखिर सजे भी क्यों ना, 2 दिन बाद महेंद्र कपूर की इकलौती बेटी अनिका की जो शादी थी। लेकिन शादी के घर की भीड़ भाड़ और रौनक में दुल्हन अनिका अपने कमरे में कैद थी, और वो भी तब जब उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त राहुल से हो रही थी। वो राहुल जो अनिका के बचपन का प्यार था और 6 महीने पहले ही अपना MBA पूरा करके कनाडा से वापस आया था। मगर शादी के शहनाई के बीच अनिका की सिसकियां कोई सुन नहीं पा रहा था। अपने कमरे में बैठी अनिका ने अपने आप को समझाते हुए कहा, तू ओवरथिंक कर रही है अनिका, राहुल तुझसे अब भी उतना ही प्यार करता है। अनिका रोज की तरह आज भी अपने फोन से राहुल को मैसेज लिख रही थी, मगर आज उसके हाथ कांप क्यों रहे थे। फिर भी उसने मैसेज टाइप किया, राहुल क्या हम अभी मिल सकते हैं। अनिका ने यह मैसेज इस उम्मीद के साथ लिखा था कि शायद आज उसका राहुल शादी से पहले एक मुलाकात के लिए तैयार हो जाए। वो मुलाकात जिसको राहुल कनाडा से आने के बाद कई बार टाल चुका था। मैसेज टाइप करने के बाद अनिका ने एक बार मैसेज को पढ़ा और फिर उसे डिलीट करके फोन को बेड पर फेंक दिया कि तभी उसकी अंतरात्मा की आवाज उसके जहन में गूंज उठी। क्या सोच रही हो अनिका? यही ना कि जिंदगी हमसे पूछकर कोई खेल नहीं खेलती। जो राहुल कल तक तेरे दिल की लगी थी, वो आज कहीं तेरे साथ दिल लगी तो नहीं कर रहा। कनाडा से आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसकी चॉइस ही नहीं रही। वो अपने इन विचारों के साथ जूझ ही रही थी कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने भागकर इस उम्मीद के साथ फोन उठाया कि वो मैसेज राहुल का ही होगा, मगर जब उसने वो मैसेज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो मैसेज एक अननोन नंबर से आया था और उसमें लिखा था, तेरा राहुल मेरे आगोश में है, मेरे साथ एक ही बिस्तर में। तुम अगर ये सोच रही हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ तुम्हारी सौतन। इस मैसेज को पढ़कर अनिका के होश उड़ गए। वो बिना कुछ सोचे नंगे पांव अपने कमरे से बाहर की तरफ भागी। वो भागते हुए घर के आंगन की तरफ गई, जहाँ पर उसकी माँ मिसेस कपूर शादी की तैयारी में बिजी थी। कभी फूल माला वाले को कुछ बताती तो कभी ढोल वाले को, कि तभी अनिका बेसुध भागते हुए मिसेस कपूर से टकरा गई। अनिका को ऐसा घबराया हुआ देख उसकी माँ ने उससे पूछा, अरे बेटा सब ठीक तो है? लेकिन अनिका को सुध कहाँ। वो भागते हुए घर से बाहर चली गई और मिसेस कपूर पीछे से आवाज देती रह गई, अरे अनिका बाहर कहाँ जा रही हो? तुम होने वाली दुल्हन हो बेटा, ऐसे बाहर नहीं जा सकती। लो कर लो बात, आजकल के बच्चे तूफानी है सच्ची। तभी फूल सजाने वाले ने मिसेस कपूर को आवाज दी और वो अनिका के इस तरह जाने को नजरअंदाज करके फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। अनिका जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली और अपनी कार में बैठ गई। अगले ही पल अनिका की लग्जरी कार फुल स्पीड में साउथ दिल्ली की सड़क पर हवा से बात कर रही थी। अनिका अपनी गाड़ी चला ही रही थी कि तभी कार के FM रेडियो पर एक गाना बजा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे। अचानक से इस गाने को सुनते ही अनिका की आंखों से आंसू ढलक गए और उसने गुस्से में म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया। ये वही गाना था जो कनाडा जाने से पहले राहुल अनिका के लिए गाते नहीं थकता था। गुस्से और बेसब्री में अनिका का पैर एक्सीलरेटर पर पड़ा और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर भागने लगी। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही राहुल के घर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहां भी राहुल और अनिका की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। घर का हर इंसान उस फंक्शन में बिजी था। ये देखकर अनिका ने खुद से कहा, राहुल यहाँ कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया मुझे? अगर मैसेज में उस लड़की का कहना सच है तो वो किसी होटल में होंगे, यहाँ नहीं। घर में इतनी भीड़ के बीच राहुल अपने बिस्तर में किसी अनजान लड़की के साथ कैसे हो सकता है? इतना सोचकर अनिका जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, इसका मतलब राहुल घर पर है, वो भी बिना उस लड़की के, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी गहमा गहमी में राहुल की हम बिस्तर कैसे हो सकती है। दरअसल अनिका की नजर राहुल की कार पर पड़ी थी। वो कार राहुल किसी और को छूने भी नहीं देता। उस कार की प्रेजेंस अब अनिका की बिखरी दुनिया को समेटने लगा था कि तभी अनिका के कानों में राहुल की कजन की आवाज पड़ी, चाची राहुल भैया कहाँ हैं? और तब राहुल की माँ ने जवाब देते हुए कहा, राहुल अपने कमरे में है बेटा, अनिका 2 घंटे पहले आई थी, तब से दोनों वुड बी हस्बैंड वाइफ कमरे में ही हैं। अब मैं बोलूंगी कि शादी से पहले इन दोनों को नहीं मिलना चाहिए तो तुम लोग कहोगे कि मैं आउटडेटेड हूँ।
ये सुनकर अनिका चौंक गई। राहुल पिछले 2-3 घंटे से अपने कमरे में होने वाली बीवी अनिका के साथ है, यानी कि मेरे साथ। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना सोचते ही अनिका छुपते छुपाते राहुल के कमरे की तरफ भागी। वो कमरा राहुल की कोठी की छत पर एक पेंट हाउस की तरह था। अनिका जैसे ऊपर पहुंची तो उसके दिल की धड़कनें और सांसें तेज हो गई, सिर्फ ये सोचकर कि वो राहुल से मिलने यहाँ उसके घर पर आ तो गई, पर उससे मिलकर बोलेगी क्या? राहुल के कमरे में खुद वो कैसे हो सकती है? क्या वाकई में राहुल उसे धोखा दे रहा है? जैसे ही अनिका राहुल के कमरे के बाहर पहुंची कि तभी अंदर से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो पाती है कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। दरवाजा खुला देखकर अनिका दरवाजे से झांककर अंदर देखने पर पाती है कि बेड पर राहुल किसी लड़की से लिपटा हुआ था। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसके पहले कि वो खुद को संभालती, तभी जबरदस्ती उस लड़की ने राहुल को अपने ऊपर खींच लिया और उसे किस करने लगी। राहुल भी उस लड़की को किस करने लगा। उन दोनों की तेज सांसों की आवाज अनिका को साफ सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों राहुल उस लड़की के करीब आ रहा था, राहुल का प्यार अनिका से दूर होता जा रहा था। तभी अनिका के कानों में राहुल की आवाज गई। राहुल ने आहें भरते हुए उस लड़की से कहा, हाँ, तुम अनिका से बहुत बेहतर हो। वो तो हाथ भी नहीं लगाने देती और तुम उस लत की तरह हो जो कि छूटती ही नहीं। तभी उस लड़की ने कहा, सही आदत है तुम कनाडा वालों की, शादी अनिका से और फर्स्ट नाइट मेरे साथ। उस लड़की की आवाज सुनते ही अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपते हुए खुद से बोली, ये आवाज, इस लड़की की आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी है, शायद मैं इस लड़की को जानती हूँ। ये कहते ही अनिका ने झट से दरवाजे की फांक को थोड़ा और बड़ा किया। वो उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि कमरे में रोशनी सिर्फ नाम मात्र की थी। अनिका को उस लड़की की कद काठी जानी पहचानी से लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कौन है ये लड़की? ये इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? मैं शायद इस लड़की को जानती हूँ। तभी उस अनजान लड़की की आंखें दरवाजे के फांक से झांक रही अनिका की आंखों से टकरा गईं। अनिका अब सिर्फ उस लड़की की आंखें ही देख पा रही थी, पूरा चेहरा नहीं। उस अनजान लड़की ने अनिका को घूरते हुए राहुल को और कस के भींच लिया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। राहुल को किसी और के इतने करीब देखकर अनिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और तभी अनिका वहीं बेजान सी बैठकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि अब राहुल का सामना करने का कोई फायदा नहीं। उसका भरोसा, उसकी शादी, उसका प्यार सब खत्म हो चुका था। उसी वक्त उस कमरे का दरवाजा हवा से बंद हो गया। उस कमरे का दरवाजा बंद तो हो गया था, पर उनकी आवाजें अनिका को बाहर तक सुनाई दे रही थी। अनिका पूरी तरह से बिखर चुकी थी और वहीं बैठे बैठे बेसुध सी हो गई। कुछ देर बाद राहुल जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो वहां अनिका को देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए हैरानी भरी आवाज में कहा, अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था ना? इस पे अनिका ने कहा, और उस लड़की को राहुल, वो लड़की जो इस वक्त तुम्हारे बेड पर है, उसे इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? तुम्हारे बेडरूम में। इतना कहते ही अनिका फिर से टूटने लगी। आखिर वो राहुल से सच्चा प्यार करती थी। इस बार अनिका रोकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, राहुल, पता नहीं क्यों अभी कुछ देर पहले जो मेरी आंखों ने देखा, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है ना? प्लीज प्लीज कह दो ऐसा ही हुआ है राहुल। अनिका के इस सवाल पर राहुल ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर हिम्मत जुटाकर बोला, अनिका, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे शादी भी नहीं कर पाऊंगा, स्पेशली अब जब तुमने मुझे और मेरा मतलब इस लड़की को देख लिया है। लेट्स कॉल ऑफ दिस मैरिज। अब बात खुली गई है तो मुझ में हिम्मत आ गई है। मैं तुमसे तब प्यार करता था जब कनाडा नहीं गया था, पर कनाडा जाकर मुझे ये पता लगा कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। राहुल की बात सुनकर अनिका सहम गई और बोली, टाइप से क्या मतलब है? मेरा दिल, मेरा प्यार कोई कपड़े का फैब्रिक नहीं है कि तुम्हारा फैशन बदल गया और तुमने पहनना छोड़ दिया। अनिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि राहुल वहां से चला गया।
अनिका को लगा जैसे उसके प्यार के साथ साथ उसके स्वाभिमान पर भी राहुल ने जोरदार तमाचा मारा हो। अनिका अब समझ चुकी थी कि उसके ख्वाबों का मंडप और सपनों का शामियाना उजड़ चुका था। वो अब एक पल भी यहाँ और नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर लौटने लगी। टूटे हौसले के साथ अनिका अपनी कार ड्राइव करते हुए घर के पास पहुंची ही थी कि घर के बाहर उसने अपनी माँ को किसी के साथ देखा और चौंक कर जोर से ब्रेक दबा दी। एक लंबे ट्रैफिक को पार कर अनिका अपने घर पहुंची ही थी कि उसकी नज़र वहां खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ी। उसे लगा कि जैसे उसकी माँ उस एम्बुलेंस में बैठी हुई है। अनिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, इसीलिए उसे सब धुंधला सा दिख रहा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सामने देखा तो सच में उसकी माँ एम्बुलेंस में बैठी थी। एम्बुलेंस का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके पापा मिस्टर महेंद्र एम्बुलेंस के अंदर लेटे हुए थे। अनिका तेजी से अपनी कार से नीचे उतरी और उस तरफ भागी। वहां जाते ही उसने देखा कि डॉक्टर फोन पर किसी से हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल में किसी तरह की तैयारियां करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। जब अनिका ने देखा कि उसकी माँ रोए जा रही है तो उसने घबराकर पूछा, माँ, क्या हुआ पापा को? अनिका की माँ ने जब उसे वहां देखा तो तुरंत उसे गले लगा लिया और जोर से रोने लगी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनिका ने दोबारा पूछा, माँ, क्या हुआ है पापा को? इससे पहले कि मिसेस कपूर कुछ बोल पाती, अनिका के चाचा मिस्टर विशाल और बाकी परिवार के लोग वहां आ गए। चाचा तेजी से एम्बुलेंस में बैठ गए और बाकी लोगों को कार से आने को कहा। घबराई हुई अनिका भी उनके साथ बैठ गई। एम्बुलेंस में बैठते ही उसके चाचा ने अनिका को बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। वो आगे कुछ बोल पाते इससे पहले वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही बिना वक्त गवाए वो लोग मिस्टर महेंद्र को हॉस्पिटल के अंदर ले गए। हॉस्पिटल स्टाफ ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अनिका, मिसेस कपूर और उसके चाचा वहां खड़े बेचैनी से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि तभी डॉक्टर चिंता की लकीरें लिए बाहर आए। डॉक्टर के वहां आते ही अनिका ने हड़बड़ाहट में उनके पास आते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पापा को? वो खतरे से बाहर है ना अब? अनिका की बात का सीधा साधा जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर महेंद्र की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हम उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले 48 घंटों तक हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। उनका हार्ट अटैक काफ़ी सीवियर था और ऐसे में पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। इतना सुनते ही अनिका की माँ वहाँ पड़ी एक बेंच पर बेजान सी होकर बैठ गई। अनिका ने अपनी माँ को संभालते हुए कहा, माँ, क्या हुआ था पापा को? आज तक उन्हें कभी सिरदर्द भी नहीं हुआ, फिर अचानक से इतना बड़ा हार्ट अटैक कैसे? वो तो कभी हार मानने वाले, कभी किसी की बात को दिल पर लेने वाले इंसान है ही नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे वो संभाल नहीं पाए? अनिका के सवालों का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, अनिका, हम लोग सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ। अपनी माँ की बात सुन अनिका ने एक बार फिर परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ है माँ? आप मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं? अनिका की माँ ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तेरे पापा तेरी शादी के मंडप को अपने हाथों से सजा रहे थे। इतना खुश मैंने उन्हें पहले एक ही बार देखा था, जब तू पैदा हुई थी। लेकिन तभी राहुल का फोन आया। उसने तेरे पापा से कहा कि अब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता और इतना बोल उसने शादी तोड़ दी। राहुल ने सिर्फ ये शादी नहीं तोड़ी, उसने हमारा सम्मान, हमारा रुतबा, हमारा घर सब तोड़ दिया है। और इतना ही नहीं, तेरी शादी का खर्चा उठाने के लिए तेरे पापा ने हमारी कंपनी को गिरवी रख दिया था, वो कंपनी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अनिका टेक्सटाइल्स अब हमारे पास नहीं रही है। अपनी माँ से अभी अभी कही बातें सुन अनिका का शरीर ठंडा पड़ गया और उसने कहा, लेकिन मेरी शादी के लिए पापा ने कंपनी क्यों गिरवी रख दी माँ? तब मिसेस कपूर ने रोते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि तेरे पापा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। अनिका के पापा मिस्टर महेंद्र कपूर एक जाने पहचाने बिजनेसमैन थे। उस शहर में शायद ही कोई ऐसा था जो अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड को नहीं जानता था। अनिका को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से सब बर्बाद हो चुका था। वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी माँ के बगल में बैठ गई। माँ बेटी दोनों किसी मिट्टी के पुतलों की तरह बैठी हुई थी। एक साथ दो इतने बड़े झटके अनिका संभाल नहीं पा रही थी। तभी अनिका के चाचा मिस्टर विशाल वहां आए और कहा, भाभी
मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी एक के बाद एक मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। तब अनिका ने अपने चाचा से पूछा, क्या हुआ अंकल? अब आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अनिका के चाचा ने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब ने जिस आदमी के पास अपनी कंपनी को गिरवी रखा था, उसे भाई साहब की हालत के बारे में पता चल गया है और वो इसका गलत फायदा उठाकर कल ही हमारी कंपनी के सारे शेयर बेचने वाला है। अगर एक बार कंपनी के सारे शेयर किसी और के हाथों में चले गए तो फिर कंपनी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुन अनिका अपनी जगह पर बेसुध होकर बैठ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी में ये भूचाल कैसे आ गया। कल रात इसी वक्त वो अपनी शादी के सपने संजो रही थी। उसके लिए एक नई दुनिया शुरू होने वाली थी और आज की रात वो अस्पताल में बैठी हुई थी। जिंदगी आपको कब किस मोड़ पर ले आती है कुछ पता नहीं। अनिका जब पैदा हुई थी सब कहते थे कि वो बहुत भाग्यशाली है। उसके पैदा होते ही उसके पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था। लेकिन आज अनिका को लग रहा था कि क्या इसे कहते हैं भाग्य। डॉक्टरों का आना जाना देखते हुए रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। सुबह अनिका शीशे से अंदर लेटे अपने पापा को देख रही थी कि तब वो अचानक मुड़ी और कहीं जाने लगी। उसे इस तरह जाते देख उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है तू? अनिका ने अपना मुंह सीधा करते हुए अपनी माँ को जवाब दिया, वहीं जहाँ आज पापा को होना चाहिए था, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। कुछ ही देर में अनिका अपनी कंपनी के बाहर खड़ी थी। बाहर बड़े से बोर्ड पर अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड देखकर अनिका के पैर एकदम से ठिठक गए। फिर वो आंसू पोंछकर तेज कदमों से अंदर चली गई। अनिका ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हुए पूछा, मैडम शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहाँ पर है? उस रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अनिका को देखते हुए पूछा, जी आप कौन? अनिका ने गुस्से भरी नजरों से उस रिसेप्शनिस्ट को देखा और कहा, मैं अनिका कपूर, इस कंपनी के मालिक मिस्टर महेंद्र कपूर की इकलौती बेटी। उस रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मैडम शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो कब की खत्म हो चुकी है और कंपनी के शेयर्स तो बिक भी चुके हैं। तब अनिका ने पूछा, जिसने शेयर खरीदे हैं मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। अनिका के इतना पूछते ही रिसेप्शनिस्ट ने इशारा करते हुए कहा, वो जो काला कोट पहनकर खड़े हैं उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। वो आदमी अनिका की तरफ पीट कर थोड़ी दूर फोन पर किसी से बात कर रहा था। अनिका ने उसे देख मन ही मन सोचा, इसके हाथ पैर जोड़कर किसी भी तरह थोड़ा टाइम मांगकर शेयर वापस लेने की कोशिश करती हूँ। अनिका वहां जाकर धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। अनिका के इतना बोलते ही वो आदमी पलटा और उसका चेहरा देख अनिका दंग रह गई। उस आदमी का चेहरा देख अनिका ने कहा, राहुल तुमने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, लेकिन क्यों? मुझे तो तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे परिवार को तो बख्श दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब मत करो। जब अनिका ये सब बोले जा रही थी तब राहुल खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका ने जब वहां देखा जहां राहुल देख रहा था तो उसे खिड़की के ब्लाइंड से वही लड़की की आंखें दिखी जो राहुल के बिस्तर पर थी। अनिका ने अपने दिमाग पर खूब जोर लगाया मगर उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उस लड़की को उसने कहाँ देखा था। तभी अचानक उस लड़की ने खिड़की का ब्लाइंड बंद कर दिया और जैसे ही अनिका राहुल की तरफ मुड़ी तो राहुल वहां से जा चुका था। वो भागकर बाहर गेट के पास गई लेकिन राहुल और वो लड़की वहां से जा चुके थे। उस वक्त किसी चपरासी ने आकर कहा, अनिका मैडम, आपको मंदिता मैडम ने बुलाया है। मंदिता और अनिका कॉलेज की दोस्त थी और मंदिता अनिका के पापा की कंपनी में लीगल एडवाइजर भी थी। मंदिता ने अनिका को अपने केबिन में बिठाया और बोली, अनिका, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। वैसे मैं ये नहीं जानती कि वो कारगर होगा भी या नहीं, पर अभी जैसे हालात में तुम्हारे पास एक यही रास्ता है। मंदिता के इतना कहते ही अनिका उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, जो भी रास्ता हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं सब कुछ करूंगी। बस मुझे अपनी कंपनी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। तुम बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है। मैं एक बिजनेस टाइकून को जानती हूँ जिसने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाया है। उसका नाम रेयांश सिंघानिया है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कई नामी मॉडल्स उस पर मरती हैं। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन भी है। प्राइवेट इंडस्ट्री में इतनी कम उम्र में सबसे बड़ी पकड़ बनाने वाला वही एक इंसान है।
कई बिजनेस मैगजीन में उसकी फोटो और इंटरव्यू आए दिन आते रहते हैं। उसकी खास बात यह है कि उसके हाथ में जो भी कंपनी आती है वो हमेशा प्रॉफिट से सराबोर रहती है। कुछ तो एक्स फैक्टर है उसमें। मंदिता की बातें सुन अनिका को लगा उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई है, मगर तभी उस उम्मीद पर लगभग पानी फेरते हुए मंदिता ने कहा, अनिका, मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देती हूँ, वो आदमी सनकी है। वो कहते हैं ना, मूडी पर्सन। हो सकता है वो तुम्हें एक ही बार में मदद के लिए हाँ बोल दे, और ये भी हो सकता है कि वो तुमसे बात भी ना करे। बहुत ही खड़ूस है वो। तब अनिका ने खड़े होते हुए कहा, मुझे रियांश से मिलना है, अभी के अभी। मंदिता ने कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम उस अकड़ू और घमंडी इंसान से मदद मांगना चाहती हो या नहीं। अनिका ने कहा, मेरे पास कोई चॉइस है। तब मंदिता ने बताया कि रियांश उसे किसी ब्लू मून नाम के 5 स्टार होटल में मिलेगा और अनिका रियांश से मिलने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो होटल के अंदर गई तो उसने देखा कि कुछ जाने माने बिजनेसमैन अपने हाथ में फाइल लेकर होटल से बाहर आ रहे थे और वो रियांश की तारीफ कर रहे थे कि उसका मिडास टच किसी भी कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। अनिका को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिख रही थी जिसका नाम था रियांश। अनिका ने रिसेप्शन पर जाकर रियांश से मिलने के लिए कहा और रिसेप्शनिस्ट ने रियांश के रूम से कॉल करते हुए अनिका को उसके स्वीट में भेज दिया। अनिका ऊपर जाते हुए रियांश के रूम के बाहर बने वेटिंग एरिया में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जब बैठे हुए काफी देर हो गई तो रात भर की जगी हुई अनिका को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा उसे घूर रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रियांश था। अनिका तुरंत खड़ी हुई तो रियांश ने कहा, मायरा तुम? अनिका एकदम से मायरा का नाम सुनकर चौंक गई, क्योंकि मायरा तो उस लड़की का नाम था जो राहुल के साथ उसके बिस्तर पर थी। अनिका रियांश के मुंह से मायरा का नाम सुनकर एकदम चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, उस दिन राहुल के साथ जो लड़की थी उसका नाम भी मायरा था और आज रियांश भी वही नाम ले रहा है। लेकिन अनिका के पास इन सब सवालों के लिए वक्त नहीं था। वो जो काम लेकर रियांश के पास आई थी वो उसे खत्म करना था। जैसे मंदिता ने बताया था, रियांश दिखने में हूबहू वैसा ही लग रहा था। वही कद काठी, वही रंग, भूरी आंखें और एक अलग सा ही एटीट्यूड। शायद अनिका ने इतना सोचा भी नहीं होगा जितना डैशिंग था रियांश। अनिका को लगा कि पता नहीं वो उसके काम के लिए हाँ कहेगा या नहीं, लेकिन वो सोच कर आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। अनिका अपने ख्यालों में थी कि तभी रियांश ने चुटकी बजाते हुए अनिका की तरफ देखकर उससे साइड होने के लिए इशारा किया और अनिका एकदम चौंक गई। रियांश बिना रुके सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगा। तब अनिका ने रियांश के पीछे पीछे भागते हुए कहा, हेलो मिस्टर रियांश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मगर रियांश ने बहुत रूखे शब्दों में कहा, लेकिन मुझे आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। रियांश उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अनिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लिया। वो दरवाजे में हाथ लगाकर खड़ी थी और रियांश से बस एक बार उसकी बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। मगर रियांश ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो। हट जाओ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। रियांश के इतना बोलते ही अनिका ने रोते हुए कहा, मेरा नाम अनिका है, मैं महेंद्र कपूर की बेटी हूँ। लेकिन रियांश ने कहा, मैं यहाँ आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ जो तुम अपना और अपने बाप का नाम बता रही हो। चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अनिका मन ही मन सोच रही थी कि मंदिता बिल्कुल सही बोल रही थी। ये बहुत ही सनकी इंसान है। रियांश काफी बार कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन अनिका उसे रोक रही थी। इसीलिए वो दरवाजे को छोड़कर रूम के अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे अनिका भी उस होटल के आलीशान रूम में चली गई। अनिका ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए आंखों में आंसू भर के कहा, देखो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। अनिका के इतना कहते ही रियांश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर उसके पास आने लगा। रियांश जैसे जैसे अनिका के पास आ रहा था, अनिका अपने कदम पीछे रख रही थी। उसकी आवाज में कपकपाहट आ रही थी।
वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि वो पीछे दीवार से टकरा गई। रेयांश उसके इतने पास था कि वो रेयांश के परफ्यूम की खुशबू महसूस कर पा रही थी। वो अनिका के कान के पास आकर बहुत धीरे से दांतों को पीसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी कीमत इतनी भी कम नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी कुछ नहीं लगती जो मैं तुम्हारी मदद करूं। इतना बोलते ही रेयांश ने अनिका को हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। तब अनिका ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी कंपनी के 70% शेयर ले सकते हैं, लेकिन बस एक बार मुझे मेरी कंपनी वापस दिला दीजिए। तब रेयांश ने कटाक्ष भरे शब्दों के साथ कहा, तो फिर देखते हैं तुम्हारी दरिया दिली कि तुम अपनी कंपनी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका सकती हो। तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा, वो भी सिर्फ 4 दीवारी के बीच। बोलो, मंजूर है? रेयांश ने इतनी बड़ी बात ऐसे बोली जैसे कोई मामूली बात हो। अनिका ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब? रेयांश ने अपनी बात का मतलब समझाते हुए कहा, मतलब यही कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मेरी बीवी बनकर रहना होगा। हम वो सब करेंगे जो एक पति पत्नी करते हैं, लेकिन ये पति पत्नी का खेल सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। दुनिया के लिए तुम वही अनिका और मैं वही रेयांश रहूंगा। रेयांश के इतना बोलने पर जब अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपना टॉवल उठाया और बाथरूम की तरफ जाते हुए गुस्से में बोला, मुझे पता था कि ये जोश सिर्फ दिखावा था। अब अच्छा यही होगा कि तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। इतना बोल वो बाथरूम में चला गया। अनिका वहीं बर्फ की तरह जम चुकी थी, क्योंकि एक बार को तो वो इतनी बड़ी बात मजाक में ले सकती थी, लेकिन रेयांश कोई उसका दोस्त नहीं था जो उससे ऐसा मजाक करता। ये सच में उसकी एक शर्त थी। अनिका होटल के उस रूम में खड़ी खुद को बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रही थी। तभी एक भीनी सी खुशबू से वो कमरा महक गया। वो बॉडी वॉश की खुशबू थी और अनिका इस खुशबू को इसीलिए अच्छे से पहचानती थी क्योंकि यही बॉडी वॉश उसके पापा का फेवरेट था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से एक रास्ता चुनकर हमें अपनी मंजिल को तय करना होता है। ये बात अनिका को उसके पापा ने बताई थी, लेकिन आज उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और उसकी मंजिल कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। अनिका को चेस खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कई बार वो अपने पापा की जिद पर उनके साथ चेस सीखने बैठ जाती और हमेशा अपने पापा से हार जाती। जब वो अपने पापा से पूछती कि आप कैसे जीते, तो उसके पापा बोलते, ये सारा खेल वजीर का है। एक वजीर ही है जो तुम्हें शय और मात दिला सकता है। आज अनिका खुद के हौसले को उस वजीर की तरह देख रही थी। अनिका वहीं खड़ी बॉडी वॉश की खुशबू में अपने विचारों में डूबी थी। तभी उसके दिमाग में हॉस्पिटल का बिल, घर की जरूरतें और कंपनी का नाम सब कुछ कौंध सा गया। रेयांश बाथरूम से बाहर निकला और बोला, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? तुम ऐसे नहीं जाओगी। रेयांश ने इतना कहा और अनिका का हाथ जोर से पकड़कर उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। वो दरवाजा बंद ही करने वाला था कि तभी अनिका ने अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रेयांश ने ध्यान से अनिका की तरफ देखा और दरवाजा खोलते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अनिका सर नीचे किए हुए अपनी आंखों को बंद करके वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंसुओं को संभालते हुए बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। मेरी कंपनी, मेरे पापा का इलाज, सब कुछ तुम्हें देखना होगा। रेयांश अंदर गया और वापस आकर अनिका के चेहरे पर एक कार्ड फेंकते हुए बोला, ये मेरी कंपनी का एड्रेस है। कल 11 बजे मैं और मेरा वकील तुम्हारा इंतजार करेंगे। और उसने बिना अनिका का जवाब सुने ही जोर से गेट बंद कर लिया। अनिका रोते हुए उसी गेट के पास बैठ गई। वो अपने पैरों को समेटकर अपना सर उन पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जब अनिका ने जी भर कर रो लिया तो वो धीरे से उठी और उस कार्ड को ध्यान से देखकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तू ये क्या करने जा रही है अनिका? तू खुद को एक कसाई के हाथों बेचने जा रही है जिसे तेरी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। तू एक अनजान इंसान को अपना सब कुछ देने जा रही है जिस पर सिर्फ तेरा हक है। अनिका खुद से ये सब सवाल करते हुए एक जिंदा लाश की तरह उस होटल से बाहर निकल रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। अनिका ने देखा तो मंदिता का कॉल था और फोन उठते ही मंदिता ने कहा, हेलो अनिका, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी फैसला लेने से पहले ये समझ लेना कि रेयांश एक ऐसी जहरीली गैस का गोला है जिसका धुआं तेरे जहन से कभी नहीं जाएगा। वो एक आग है और तू एक नाजुक परिंदे की तरह है।
कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने पंख ही खो दे। तब मंदिता की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मंदिता, मैं तो पहले ही एक जली हुई राख का ढेर हूँ। अगर मैं अपने पापा के थोड़ा काम आ सकूं और उनकी अमानत को बचा सकूं तो इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। इसलिए मैं जो कुछ कर रही हूँ मुझे करने दो। इतना कहकर अनिका ने फोन काट दिया। अनिका हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ के बगल में चुपचाप बैठ गई। अनिका को लग रहा था कि वो अपनी माँ को जोर से गले लगाकर खूब रो ले, लेकिन वो ऐसा कुछ करके अपनी माँ को और कमजोर नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो चुपचाप अपने पापा को शीशे से देखने लगी। अनिका मन ही मन उनसे वादा कर रही थी कि वो सब कुछ वापस लाकर रहेगी। अगले दिन अनिका रियांश की कंपनी के बाहर खड़ी थी। उसका मन अंदर जाने के लिए उसे इजाजत नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कैसी शादी है ये, न मेरी फैमिली, न बारात, और बिना शादी के जोड़े के एक लुटे हुए दुल्हन हूं मैं। बस और कुछ नहीं, यही है मेरी किस्मत। अनिका ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और फिर आंसू पोंछकर अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद अनिका रियांश को ढूंढ रही थी। तभी अनिका अचानक से चौंक गई। एक काले कोट वाला इंसान जो दिखने में लगभग अनिका के पापा के उम्र का था, अनिका के पास आकर बोला, मैं लॉयर रंजीत उपाध्याय हूँ, प्लीज आप आइए मेरे साथ। थोड़ी देर बाद अनिका रियांश के केबिन में लॉयर के साथ खड़ी थी। रियांश गुस्से में था। उसने अनिका के सामने एक रजिस्टर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी आदत है क्या किसी भी चीज को टाइम पर ना करने की? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? ये रहा मैरिज रजिस्टर, साइन कर दो इस पर। अनिका ने देखा तो उसमें पहले से ही कुछ गवाह और रियांश के साइन हो चुके थे। अनिका ने कांपते हुए हाथों से वहां पड़ा एक पेन उठाया और फिर एक बार रियांश की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा कि शायद वो अपना फैसला बदल दे, लेकिन रियांश की आंखें गुस्से से चढ़ी हुई थी। अनिका उसकी तरफ देखकर इतना डर गई कि उसने एक बार में उस पेपर पर साइन कर दिए। लॉयर ने पेपर उठाए और रियांश से हाथ मिलाकर वहां से चला गया। रियांश ने अनिका के गाल पर अपना सख्त हाथ रखते हुए कहा, तो अब तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। अनिका डर से कांप रही थी। तब रियांश अनिका के बिल्कुल पास आकर उसके कान में बोला, इतना तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि शादी की पहली रात पति और पत्नी के बीच क्या होता है, तो आज रात मुझे तुम मेरे घर पर चाहिए। ये तुम्हारे पति का ऑर्डर है, समझी तुम? इतना बोलकर वो बाहर चला गया। अनिका खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका सबसे बड़ा डर था कि अगर गलती से भी इस शादी के बारे में उसके घर वालों को या किसी को भी पता चला तो ये उसके लिए जीते जी मरने के बराबर होगा। थोड़ी देर बाद अनिका उस ऑफिस से निकलकर हॉस्पिटल चली गई और पूरा दिन हॉस्पिटल में अनिका गुमसुम खोई हुई बेंच के कोने में बैठी रही। रात के 8 बज गए थे। अनिका ने अपना बैग उठाया और हॉस्पिटल से जाने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे पीछे से टोकते हुए पूछा, अनिका, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? अनिका ये सवाल सुनकर सकपका गई और उसके पैर वहीं जम गए। अनिका को शर्त के मुताबिक रियांश के पास जाना था, लेकिन जब वो जाने लगी तो उसकी माँ ने उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जा रही है। माँ के इस सवाल से अनिका बहुत घबरा गई थी। अचानक अनिका को कुछ नहीं सूझा कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। वो पलटी और उसने कहा, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब मिल गया मम्मी। क्लाइंट इंटरनेशनल है, इसीलिए मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। अनिका की बात सुनकर मिसेस कपूर ने गुस्से में कहा, तुम नाइट शिफ्ट करोगी? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे पापा को जब ये पता चलेगा तो वो तुम पर कितना गुस्सा करेंगे? इतने बड़े घर की लड़की होकर तुम जॉब करोगी? तब अनिका ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, गुस्सा करने के लिए पापा का सही होना जरूरी है और उसके लिए हमें पैसे चाहिए जो कि यहाँ बैठे बैठे नहीं आएंगे। रही बात चाचा जी की, तो उनकी अपनी भी फैमिली है। वो कब तक हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़े रहेंगे? हमें खुद ही अपने लिए एक नया रास्ता बनाना होगा। इतना कहते हुए अनिका हॉस्पिटल से निकल गई। उसके पैर तो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसका दिल उसे इस काम के लिए इजाजत नहीं दे रहा था। अनिका की हालत किसी आजाद कैदी की तरह थी जिसे ना चाहते हुए भी खुद अपने कदमों से चलकर उस डरावनी जेल में जाना था। अनिका थोड़ी देर में रियांश की बड़ी सी हवेली के बाहर खड़ी थी। वहां खड़ी रहकर वो खुद से ही बुदबुदाई, सोच ले अनिका,
तू खुद को एक ऐसे समंदर में फेंकने जा रही है जिसकी लहरें सुनामी की तरह तेरे अंदर की सुख शांति को झकझोर कर रख देगी। तभी अचानक रेयांश वहां आ गया और उसने पीछे से अनिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे तेजी से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चले, तुम्हारी पहली रात तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनिका अचानक से रेयांश के ऐसे बर्ताव से बुरी तरह डर गई थी। रेयांश ने उसे चलने के लिए कहा तो अनिका कदम न बढ़ा सकी। तभी रेयांश ने जबरदस्ती उसको आगे की तरफ चलने के लिए धक्का दिया तो वो वहीं गिर गई। अंधी हो क्या या बच्ची हो? रेयांश ने गुस्से में अनिका से कहा। अनिका को उम्मीद थी कि रेयांश उसे उठाएगा, लेकिन रेयांश ने अनिका की तरफ देखा भी नहीं और वो आगे बढ़ गया। अनिका रेयांश के पीछे पीछे डरते हुए चल रही थी। रेयांश अपने कमरे में गया और अनिका से चिल्लाकर बोला, अंदर आने के लिए कोई इनविटेशन कार्ड चाहिए तुमको? अनिका डरते हुए कमरे में चली गई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तब रेयांश गुस्से में बोला, गेट कौन बंद करेगा? तो अनिका ने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद किया और वो चुपचाप डरी सहमी एक कोने में खड़ी हो गई। डर के मारे अनिका के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। हर लड़की की तरह अनिका का भी सपना था कि वो अपनी पहली रात को अपने पति के साथ इतना यादगार बनाए कि ताउम्र उसे याद रख सके। अनिका को वो रात ताउम्र याद तो रहेगी, लेकिन एक डरावनी याद, एक ऐसी याद जिसे अनिका अपने वजूद में से मिटा ही नहीं पाएगी। रेयांश ने अपने गले से टाई को निकालते हुए कहा, जाओ मेरे लिए रेड वाइन लेकर आओ। अनिका को रेड वाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो सामने रखी रेड वाइन को ग्लास में डाल रही थी। अनिका डरते हुए कपकपाते हाथों से रेयांश के पास ग्लास लेकर पहुंची। रेयांश ने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। एक झटके में उसके हाथ से ग्लास छीना और एक ही सांस में पूरी वाइन पी गया। रेयांश अपनी शर्ट उतार चुका था। चौड़ा सीना, मजबूत कंधे और बदन पर हल्का पसीना। कोई भी लड़की देखे तो मर मिटे, लेकिन अनिका का ध्यान उसकी बॉडी पर नहीं बल्कि उसकी गहरी आंखों पर था जो उस पर गड़ी हुई थी। तभी रेयांश ने अनिका को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और उसका टॉप उतारकर दूर फेंक दिया। अनिका के साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। वो दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच हवा का पास होना भी नामुमकिन था। अनिका रेयांश की सांसों की गर्मी महसूस कर रही थी। वो पहली बार किसी लड़के के साथ इस हालत में थी और वो भी बिना अपनी मर्जी के। मुझे किस करो। जैसे ही रेयांश ने इतना कहा, अनिका कांप गई। मैंने कहा मुझे किस करो। इस पर रेयांश की आवाज थोड़ी सख्त थी। अनिका को नहीं पता था कि ये सब कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो रेयांश की बात को मानकर उसे किस करने लगी। रेयांश ने अनिका को इशारे से दूसरी तरफ मुड़ने के लिए कहा। वो एक रोबोट की तरह रेयांश के इशारों पर सब कुछ कर रही थी। रेयांश अनिका की पीठ पर किस कर रहा था और उसके हाथों को जोर से पकड़े हुए था। अनिका को बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप सहन कर रही थी। रेयांश ने एक बटन दबाया और रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। रेयांश ने अनिका की कमर को जोर से पकड़ा और बिल्कुल उसके कान के पास आकर उससे बोला, तुमने मुझे यूज किया, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पा हूँ, कितनी नफरत की आग में जला हूँ। मैं हर दिन इंतजार करता था तुम्हारा। तुमने अपनी फ्यूचर के लिए मुझे छोड़ा था ना। अब देखो, तुम अपना फ्यूचर बर्बाद करके मेरे पास आई हो और मेरे साथ सब कुछ करने के लिए मजबूर हो। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश उससे ये क्यों बोल रहा है और उसने रेयांश का क्या बिगाड़ा था। इतना बोलते हुए रेयांश ने अनिका को तेजी से बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। अनिका को ना प्यार महसूस हो रहा था और ना ही उसके मन में रेयांश के लिए कोई फीलिंग आ रही थी। वो एक लाश की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी और रेयांश उसके साथ जो मन आए किए जा रहा था। जब रेयांश को लगा कि अनिका के शरीर में कोई हरकत ही नहीं है तो रेयांश ने गुस्से में अनिका से कहा, ऐसे लाश की तरह लेटने के लिए तुम्हारे साथ शादी नहीं की है मैंने। जैसे पति पत्नी रहते हैं तुम्हें मेरे साथ वैसे ही रहना है, समझी तुम? इतना कहते हुए रेयांश ने अनिका का हाथ पकड़कर अपनी पीठ पर रख दिया। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने राहुल को मायरा के साथ ऐसे बेड पर देखा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, अनिका को रेयांश के जिस्म का एहसास बढ़ता जा रहा था। अनिका को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो इतना थकी थी कि उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। अनिका बिना मंगलसूत्र और सिंदूर की एक दुल्हन बन चुकी थी, जिसे पति का सुख तो मिल रहा था लेकिन प्यार नहीं। पति का घर था लेकिन ससुराल नहीं।
जिस शादीशुदा जिंदगी के अनिका ने सपने देखे थे वो टुकड़ों में टूटकर अनिका की आंखों से बह चुके थे। अब बचा था तो बस अनिका का लुटा हुआ शरीर। वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अनिका की नींद एक तेज आवाज से खुली। उसने देखा वो बेड पर बिल्कुल अकेली थी और रेयांश बाथरूम से बाहर आ रहा था। रेयांश ने अनिका को देखकर बाथरूम का दरवाजा बहुत जोर से बंद किया था। शायद उसने गुस्से में अनिका को जगाने के लिए ऐसा किया था। अनिका एकदम से चौंक कर उठी और उसने बेड पर पड़ी चादर ली और अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया। रेयांश गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। रेयांश को अनिका का ऐसा चेहरा देखकर मायरा की याद आ रही थी और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अनिका ने डरते हुए अपनी नजर नीचे कर ली। तभी रेयांश अनिका के बिल्कुल पास आकर झुक गया। अनिका को लगा रेयांश उसे किस करने लगा है। उसने जोर से आंखें बंद कर ली। तभी रेयांश ने अनिका के बगल में रखा अपना फोन उठाया और नीचे अपने नौकर को फोन लगाया। वो फोन पर बात कर रहा था लेकिन उसकी नजरें अनिका की तरफ थी। उसकी भूरी गहरी आंखें जो हमेशा गुस्से में चढ़ी ही रहती थी वो अनिका को घूर रही थी। मेरा रूम जितनी जल्दी हो सके मुझे बिल्कुल क्लियर चाहिए और मेरे रूम के बगल वाले बाथरूम को कल से कोई भी यूज नहीं करेगा। ये दोनों बाथरूम अब सिर्फ मैं यूज करूंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रेयांश ने अनिका से कहा, तुम्हें याद है ना हमारी शादी? तुम तोड़ नहीं सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैंने जो तुमसे वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। तुम्हारे पापा और तुम्हारी कंपनी को मैं देखूंगा। इतना बोलकर वो कमरे से चला गया। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। रेयांश के गुस्से की वजह वो जान ही नहीं पा रही थी। अनिका के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो बेड से उठी तो उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। ये सब अनिका के साथ पहली बार था। अनिका को एक प्यार और सहारे की जरूरत थी जो कि दूर दूर तक उसके पास नहीं था। तब वो बाथरूम में जाकर बाथटब के हल्के गुनगुने पानी में बैठ गई जिसकी वजह से उसे थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। अनिका उस गर्म पानी से पिछली रात के सारे दाग साफ करना चाहती थी जो उसके शरीर पर उसे दिख रहे थे। उसने तेजी से अपने हाथों से अपने शरीर पर पानी डालना शुरू किया और फिर जोर जोर से रोने लगी। काफी देर बाद जब अनिका बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके फोन पर उसकी माँ की कई मिस्ड कॉल थीं। उसने जल्दी से कपड़े पहने और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब अनिका हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने एक भारी भरकम बिल अनिका के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, देखिए आपको जल्द से जल्द ये बिल भरना होगा, नहीं तो आगे के इलाज के लिए हम कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। अनिका ने बिल पर लिखा अमाउंट देखा लेकिन जो कीमत उस पर लिखी थी वो अनिका के पास इस वक्त नहीं थी। तब अनिका की माँ ने परेशान होते हुए अनिका से कहा, हम क्या करेंगे? अब तो तेरे पापा के कोई दोस्त भी हमें सहारा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम उनका पैसा वापस नहीं कर सकते और तेरे चाचा के पास जो भी था वो पहले ही दे चुके हैं। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अनिका ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। अनिका की माँ ने पूछा, लेकिन बेटा तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? और तेरी जॉब अभी कल ही तो लगी है, कौन तुझे एक ही दिन में इतने पैसे दे देगा? अनिका ने अपनी माँ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने कई बार उसकी मदद की है, मैं उससे बोलूंगी, शायद वो हमारी मदद कर सके। इतना बोलकर वो बाहर चली गई। बाहर जाते ही अनिका ने कई बार रेयांश को फोन किया लेकिन रेयांश ने कॉल रिसीव नहीं किया। अनिका ने घबराकर सोचा कि रेयांश ने उसका फायदा उठाया है, वो उसकी मदद नहीं करेगा और वो तुरंत रेयांश के ऑफिस के लिए निकल थोड़ी ही देर में वहां खड़ी थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल का बिल भरना था क्योंकि उसके पापा के इलाज में थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर वो मौत के मुंह में जा सकते थे। अनिका तेज कदमों से रेयांश के केबिन की तरफ जा रही थी कि तभी रेयांश के मैनेजर ने अनिका को रोकते हुए कहा, मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, सर मीटिंग में है और उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। अनिका ने उस मैनेजर को जवाब देते हुए कहा, देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मैं बस 1 मिनट के लिए उनसे बात करने आई हूँ। लेकिन अनिका के कई बार बोलने पर भी मैनेजर ने उसे रेयांश से मिलने नहीं दिया और उसे बाहर ही बैठकर इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अनिका ने जैसे ही देखा कि मैनेजर अब वहां नहीं है तो वो सीधे रेयांश के केबिन का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई, बिना इस बात की परवाह किए कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अनिका जैसे ही रेयांश के केबिन में पहुंची तो वहां रेयांश कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था और अनिका को देखकर रेयांश उठ खड़ा हुआ।
वो गुस्से में अनिका के पास आते हुए उसे बाहर एक कोने में ले जाते हुए बोला, तुम्हारी अकल फिर गई है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब अनिका ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने आपको बहुत बार कॉल किया लेकिन आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। रियांश ने गुस्से में कहा, तो मैं क्या पैसे हाथ में लेकर बैठता हूँ? रियांश अपनी मैनेजर की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, तुम ऐसे किसी को भी मेरे केबिन में कैसे आने दे सकते हो? कल से अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो। रियांश इतना बोलकर अपने केबिन की तरफ जाने लगा। अनिका रियांश के पीछे चलते हुए बोली, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, देखिए मुझे पैसों की बेहद जरूरत है। रियांश अचानक मुड़ा और गुस्से से अनिका से बोला, यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना बोलकर वो अंदर चला गया। अनिका रोते हुए वहां से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मदद मांगने के लिए किसके पास जाए। वो मन ही मन रियांश को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की रियांश से शादी करके। उसे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इस शादी को तोड़ दे और रियांश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारे। अनिका रास्ते भर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी। वो धीरे धीरे चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर पहुंची और देखा कि उसकी माँ एक कोने में सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। अनिका को लगा कि डॉक्टर ने जरूर उसकी माँ से कुछ कहा है, लेकिन वो मजबूर थी। वो अपनी माँ से बिना कुछ बोले उनके बगल में जाकर बैठ गई। अनिका की माँ ने जैसे ही देखा कि अनिका आ चुकी है तो वो तुरंत उससे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, अपने उस दोस्त से मुझे जरूर मिलवाना। आज इतनी मुश्किल घड़ी में उसने हमारी मदद की है। उसके माँ बाप ने जरूर उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, तभी वो हमारा दर्द समझ पाया। मिसेस कपूर ने जैसे ही इतना कहा तो अनिका खड़ी हो गई। हॉस्पिटल का पूरा बिल जमा हो गया ना? अनिका ने अपनी माँ से ऐसे पूछा जैसे उनको सब कुछ पता था। पूरा बिल नहीं बेटा, उसने तो थोड़ा एडवांस भी जमा कर दिया है। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। उसके दिल में रियांश के लिए थोड़ी सी इज्जत पनप गई। इसका मतलब वो अपने किए प्रॉमिस याद रख रहा है। वहां खड़ी अनिका अपने पापा के बोले शब्दों को याद करने लगी। कभी कभी हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं। हमें वो भी करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन अगर वो काम अच्छी नीयत से किया जाए तो वो गलत नहीं कहलाता। और वो जाकर उसी शीशे के पास खड़ी हो गई जहां वो अपने पापा की तरफ देख सकती थी। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अनिका शीशे से अपने पापा को देखते हुए बोली, पापा मुझे पता है मैं जो भी कर रही हूँ साफ नीयत के साथ और अपना हक वापस लेने के लिए कर रही हूँ। मुझे नहीं पता जब आप मेरे इस काम के बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कि तभी अनिका का फोन बजा। उसने देखा तो वो एक अननोन नंबर था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, कल 11 बजे तुम मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। और हाँ, अपना हुलिया थोड़ा संभाल कर आना। याद रहे ठीक 11 बजे, क्योंकि जो लोग टाइम के पाबंद नहीं होते वो मेरी नजरों में बहुत खटकते हैं। ये रियांश का कॉल था। रियांश के इस अचानक कॉल से अनिका डर गई। जी मैं पहुंच जाऊंगी, अनिका ने डरी हुई आवाज में कहा और फोन काटकर अपने घर चली गई। जब अनिका घर आई तो उसने देखा कि घर अभी भी वैसा ही सजा था। घर के अंदर जाते हुए अपनी शादी के हर सामान को देखकर वो एक एक पल याद कर रही थी जो उसने बचपन में राहुल के साथ बिताया था। सूने घर में शादी के सामान की तरह अनिका के सूने मन में शादी के सपने भी टूटकर बिखर चुके थे। अनिका ने आंसू पोंछे और अपने कमरे में आ गई। नहाने के बाद वो अपने बेड पर लेट गई। उसके दिमाग में रियांश की कही हुई बातें चल रही थीं कि तभी अनिका को याद आया कि रियांश ने उसे मायरा के नाम से बुलाया था। अनिका ने मन ही मन सोचा, राहुल ने जिस लड़की का जिक्र किया था उसका नाम भी मायरा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और फ्रेंडशिप ऐप पर मायरा नाम टाइप करके सर्च करने लगी, लेकिन उसे कोई भी ऐसी मायरा नाम की लड़की नहीं मिली जो राहुल या रियांश की फ्रेंड हो। कौन है ये मायरा और क्या रिश्ता है इसका रियांश के साथ? मुझे पता लगाना होगा। अनिका इतना बोलने के बाद सोने चली गई क्योंकि उसे सुबह रियांश के ऑफिस भी जाना था। सुबह अनिका अपनी अलमारी खोले हुए खड़ी सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या पहनूं कि फिर से मुझे उस खड़ूस रियांश के गुस्से का सामना ना करना पड़े। तभी अनिका को एक नई ड्रेस दिखी। अनिका ने ब्लू कलर की वेलवेट की ड्रेस निकाली और नहाने के बाद अच्छे से तैयार होकर रियांश के ऑफिस के लिए निकल गई। अनिका रियांश के ऑफिस पहुंच चुकी थी। आज वहां एक नई रिसेप्शनिस्ट बैठी थी। अनिका ने कहा, मुझे यहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर रियांश से मिलना है।
उस रिसेप्शनिस्ट ने अनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हमारे प्रेसिडेंट से मिलना है? सॉरी, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखिए उन्होंने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है, आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अनिका की बात का जवाब देते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप जानती हैं हमारे प्रेसिडेंट के 1 मिनट की कीमत कितनी है? हमारे प्रेसिडेंट की जेब से जब 2000 का नोट गिर जाता है तो वो उसे पलट कर भी नहीं देखते, क्योंकि उस नोट को उठाने में जितने सेकंड बर्बाद होंगे उस सेकंड में वो लाखों की डील कर लेंगे। इसीलिए अगर आपके पास उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर है तो दिखाइए, वरना आप जा सकती हैं। उस रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही अनिका से इतना कहा तभी रेयांश वहां आ गया और एक ठंडी आवाज में बोला, मिस चित्रा, हमारे यहाँ आया हुआ कोई भी इंसान हमारा मेहमान होता है, बशर्ते वो हमारे बुलाने पर आया हो। आप इनसे माफी मांगिए। रिसेप्शनिस्ट ने अनिका को घूरते हुए सॉरी कहा और अपना काम करने लगी। उस वक्त रेयांश ने अनिका की तरफ बिना देखे गुस्से से कहा, मेरे साथ आओ, और पलट कर चल दिया। अनिका रेयांश के पीछे पीछे उसके केबिन में पहुंच गई। उसके केबिन में कई लोग बैठे हुए थे और एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी। रेयांश ने अपने बगल की कुर्सी पर अनिका से बैठने के लिए कहा, गाइज आई होप आप सभी ने जानते होंगे, ये है मिस अनिका, अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड की इकलौती मालकिन, और अब ये हमारे साथ हैं। रेयांश ने जैसे ही इतना कहा तो वहां बैठी एक बिजनेस वुमन ने अनिका की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, तो क्या अब हम ये समझ लें कि अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड को एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला है? नहीं, अनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड को कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है, बल्कि हम उसे इतना नीचे गिरा देंगे कि मजबूरन उस कंपनी के ओनर को सारा कुछ हमें हैंडओवर करना पड़े, और इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। रेयांश ने अपना बिजनेस माइंड चलाते हुए कहा। तब एक आदमी ने लगभग ताना मारते हुए रेयांश से कहा, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इतनी मेहनत आप किसके लिए कर रहे हैं? और ये बोलते हुए उसकी नजरें अनिका पर थीं। उस आदमी के सवाल का जवाब देते हुए रेयांश ने अपनी बिजनेस वाली भाषा में कहा, मिस्टर देसाई, आपकी कंपनी के 80% एम्प्लॉयर्स की सैलरी मेरे फंड से आती है। बाय चांस अगले महीने से मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया या किसी रीजन से मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया तो आपको बहुत दुख होगा ना? मिस्टर देसाई का मुंह एकदम उतर गया और उसने बस झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, अरे नहीं सर, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। इस दौरान वहां पर काला चश्मा पहनकर बैठे एक दूसरे आदमी ने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या गारंटी है कि अगर हम उन्हें लॉस में लेकर जाएंगे तो वो अपनी कंपनी हमको ही देंगे? जवाब देते हुए रेयांश एक तिरछी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, इस शहर में या इंडिया में वो जिसको भी अपनी कंपनी बेचेंगे उससे टेक ओवर करने की जिम्मेदारी मेरी, और अब तक आप सब लोग इतना तो जान ही गए होंगे ना कि मैं क्या हूँ। अनिका वहां बैठकर रेयांश का दूसरा ही रूप देख रही थी, जो अभी तक अनिका के सामने नहीं आया था, और वो मन ही मन बुदबुदाई, इतने अच्छे से डील कर लेता है ये हर बात को। अनिका रेयांश की तरफ ध्यान से देख रही थी कि तभी रेयांश ने अनिका की तरफ देखा और गुस्से में बोला, मीटिंग ओवर, आप सभी लोग जा सकते हैं। और वहां बैठे सभी लोग उठकर जाने लगे। रेयांश वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अनिका उठकर खड़ी हुई और रेयांश के पास आकर धीरे से बोली, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। रेयांश ने अनिका की तरफ देखा भी नहीं। वो एक फाइल खोलकर उसके पन्ने पलटाए जा रहा था और उसने बिना ऊपर देखे अनिका से कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी शर्त मत भूलना। अनिका वापस मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी रेयांश ने तेज आवाज में कहा, रुको। अनिका एकदम से ठिठक गई। रेयांश ने अनिका के हाथ में एक फोन रखते हुए कहा, इस फोन पर मेरे एक बार कॉल करने पर कॉल उठना चाहिए। इस पर सिर्फ मैं कॉल करूंगा और तुम भी इसी नंबर से मुझसे बात करोगी। रेयांश ने अनिका से कहा। अनिका के लंबे बाल, नुकीली आंखें और इकहरा बदन रेयांश को मायरा की याद दिला रहे थे। अनिका की कमर का कर्व बिल्कुल मायरा की तरह था। वो रेयांश के सामने खड़ी थी और रेयांश मायरा की यादों में खोया हुआ था। जब रेयांश ने देखा कि अनिका उसकी तरफ देख रही है तो वो गुस्से में खड़े होते हुए बोला, गेट लॉस्ट, अब मुझे यहाँ नजर मत आना। अनिका मुड़कर जाने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, ना अजीब आदमी है ये, कभी कभी तो ऐसी बात करता है जैसे सच में ये मेरी मदद कर रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे जानता तक नहीं है, दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है। बस एक बार मेरी कंपनी मुझे वापस मिल जाए, फिर मैं इसे जरूर बोलूंगी कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराए। इतना सोचते हुए अनिका बाहर निकल गई।
लेकिन रियांश की आंखों के सामने अभी भी मायरा घूम रही थी। उसे याद आ रहा था कि आखिरी दिन उसे छोड़कर जाते वक्त मायरा ने उसकी कितनी बेइज्जती की थी। उसे मायरा के शब्द याद आ रहे थे, तुम जैसे लड़के के साथ पूरी जिंदगी तो क्या, मैं एक दिन भी ना रह सकूं। मेरा अपना फ्यूचर है जो कि बहुत ब्राइट है। मैं तुम्हारे साथ इस प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। भाड़ में जाओ तुम। रियांश को जैसे ही ये शब्द याद आए तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने मेज पर रखी फाइल को टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया। आखिर कौन थी मायरा? क्यों उसकी याद आते ही रियांश गुस्से में पागल हो जाता था? क्या रिश्ता था मायरा का रियांश के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। Your phone? Smart. Your TV? Smart. Your health insurance? Just the same? Time for an upgrade.